Hi, this is मोहम्मद तौसीफ़ कामरान। वेलकम टू यू इन हिस्ट्री एट ग्लांस। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रशिया के अंदर 1917 में दो रेवोल्यूशन हुए। एक फरवरी में रेवोल्यूशन हुए और दूसरा अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुए। और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फरवरी के रेवोल्यूशंस के ज़रिए रशिया के अंदर से मोनार्की ख़त्म हो गई और अक्टूबर के रेवोल्यूशंस के ज़रिए, जिसे हम लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, रशिया के अंदर फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हुई। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशंस होता है तो उससे फ्रांस की जो पावर है वो मिडिल क्लास को ट्रांसफ़र होती है नोबेल्टी से। और ठीक उसी तरह रशिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि पावर मिडिल क्लास को ट्रांसफ़र नहीं होती है, बल्कि पीजेंट्स को, लेबर को ट्रांसफ़र हो जाती है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि रशिया के अंदर 1914 तक कौन कौन से जो मॉडर्न टाइम में कंट्री एग्जिस्ट करते हैं वो उस टाइम में रशिया के एम्पायर थे। साथ ही साथ हम लोगों ने रशिया की ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड्स को भी देखा और उससे आगे आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्या वजह थी, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सोशलिज्म रशिया के अंदर आया। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूरोप के अंदर एक बैकग्राउंड था, एक फर्टाइल फील्ड थी जिसमें सोशलिज्म के आइडियोलॉजी फली फूली और महकी। ठीक उसी तरह रशिया के अंदर भी आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सी परिस्थिति थी, हालात थे, सर्कमस्टांस थे जिसकी वजह से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फ्लोरिश हुई। और इसी में हम लोग जो आज पढ़ेंगे उसका टाइटल है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ एक पार्ट इकोनॉमी को पढ़ेंगे, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इकोनॉमी के ज़रिए समझते हैं कि क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी जिसने जो हेल्पफुल हुआ, जो सहायक हुआ, मददगार हुआ समाजवादी सोच को पनपने के लिए रशिया के अंदर। अगर 20वीं सेंचुरी में आप रशिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी पॉपुलेशंस का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा नहीं कहिए, लगभग पूरा रशिया ही एग्रीकल्चर्स में लगा हुआ था, या हम कहें कि रशिया एक एग्रीकल्चर्स बेस्ड इकोनॉमी थी। रशिया का जो मेनली इकोनॉमी था वो एग्रीकल्चर्स था, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशंस का 85% 85% आबादी एग्रीकल्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, किसी भी तरह से। यानी हम कह सकते हैं किसान को ले लें जिनके पास अपनी भी ज़मीनें थी, या मज़दूर को ले लें जो उन खेतों के अंदर काम किया करते थे। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीज़ों को मिला दें तो 85% रशिया की पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर्स के ऊपर डिपेंड थी। और इसका कंपेयर अगर हम यूरोप के दूसरे कंट्री से करके देखें तो हम पाएंगे कि ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि यूरोप में एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फ्रांस को ले लें, जर्मनी को ले लें, तो वहाँ की पॉपुलेशन का 40 to 50% ही एग्रीकल्चर्स के ऊपर बेस्ड था। और इसके कंपेयर में अगर आप रशिया को देखें तो जस्ट डबल जो है पॉपुलेशन एग्रीकल्चर्स में इन्वॉल्व थी। तो इस तरह से अगर रेशियो देखेंगे रेस्ट यूरोप का और रशिया का, तो आप पाएंगे कि दोनों में एक लार्ज गैप था, दोनों के रेशियो में लगभग डबल का फर्क था। जब इतने ज़्यादा लोग, जब इतनी लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर्स के अंदर इन्वॉल्व थी,
तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शंस कर लेती रही होगी कि जो न सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करे बल्कि दूसरों के भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। यही वजह है कि रसिया इतना प्रोडक्शंस कर लेता था कि उसकी नीड भी फुलफिल हो जाती थी और वो रेस्ट वर्ल्ड को यानी दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट फूड ग्रेन का किया करता था, चाहे वेट का हो, मैज़ का हो यानी मकई, गेहूँ या दूसरे एग्रीकल्चर्स प्रोडक्शंस हो, उसका एक्सपोर्ट भी किया करता था। लेकिन जो देश कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर्स के ऊपर डिपेंड हो, उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात थी कि उसका एग्रीकल्चर्स भी इस टाइम तक बहुत ही पिछड़ा हुआ था। उनके खेती करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल्स था। उनके जो टूल्स थे बहुत ही पिछड़े हुए थे, बैकवर्डेड थे, मॉडर्न बिल्कुल नहीं थे और इन्हीं के सहारे वो खेती किया करते थे। और दूसरी बात ये थी कि रशिया के अंदर जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशंस था वो बिल्कुल अनइक्वल था, असमान था। किसी के पास था कि इतनी ज़्यादा ज़मीन थी कि वो उसे संभाल नहीं पा रहा था और किसी के पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी मयस्सर नहीं था, यानी किसी के पास एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं था कि जिसे वो कह सके कि मेरा अपना है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस था। तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से ही वहाँ के बहुत सारे जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो उनकी जो कंडीशंस थी वो अर्धदास यानी सेमी स्लैब की तरह हो गई थी। वो मालिकों के यानी ज़मींदारों के खेतों में काम करते थे और एक बंधुआ मजदूर की तरह थे, बॉन्डेड लेबर्स की तरह थे। हालांकि इस कंडीशंस में सुधार लाने की कोशिश जार अलेक्जेंडर सेकेंड ने किया था 1861 में और उसने ये कोशिश की थी कि ज़मीन का जो है रीडिस्ट्रीब्यूशंस किया जाए और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी कुछ ज़मीन दी जाए। लेकिन उनकी ये कोशिश बहुत ज़्यादा सक्सेस हो नहीं सकी थी, इसलिए मज़दूरों के, किसानों के कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। खैर फिर भी जो है रशिया एक मेजर एग्रीकल्चरल कंट्री था। लेकिन हमारी ज़रूरतें जो हैं सिर्फ एग्रीकल्चर से पूरी नहीं हो सकती हैं, कृषि से पूरी नहीं हो सकती है। हमारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो गैर कृषि यानी एग्रीकल्चर से बाहर की चीज़ों से ही पूरी हो सकती है। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल ले ले, नमक को ही ले ले। नमक किसी खेतों में उपजाया जा सकता है? नहीं। ये कपड़े को ले लें, कपास तो हम खेतों में पैदा कर लेंगे, लेकिन क्या उससे हमारा शॉर्ट बन जाएगा? नहीं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, हमें इंडस्ट्रीज़ लगाने होंगे। लेकिन अगर उस वक्त आप देखेंगे तो आप पाएंगे इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट। ऐसा मत समझिए कि इंडस्ट्रीज़ जो है, उद्योग जो है पॉकेट, जेब में पाया जाता था कि ऐसे निकाला, काम किया, फिर जेब में रख लिया। ऐसी बात नहीं। इंडस्ट्री फाउंड इन पॉकेट का मतलब होता है कि कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में जो है वहाँ इंडस्ट्रीज़ थे। ज़्यादातर जो प्रोडक्शंस होते थे उनके, वो वर्कशॉप्स में हुआ करते थे, जहाँ क्राफ्टमैन जो है वो प्रोडक्शंस के काम को किया करते थे। अब कहिएगा क्राफ्टमैन क्या होता है? तो क्राफ्टमैन कहते हैं कारीगर को जो डिफरेंट चीज़ें हाथों से बनाया करते हैं और उनका अपना वर्कशॉप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि फर्नीचर्स का शोरूम आपने लोगों ने देखा होगा, या आप लोग चले होंगे तो कभी बढ़ई को काम करते हुए अपने घरों पर देखा होगा। तो उसे आप देखते होंगे कि
वो डिफरेंट चीज़ें, फर्नीचर्स, चाहे मुसहरी हो, चेयर हो, टेबल्स हो, वो बनाता है और फिर मार्केट में सेल करता है। कभी आपने भी, आपके घरों में भी जो है रेडीमेड पलंग आया होगा, चेयर आया होगा, तो ये कोई वर्कशॉप के ही अंदर बनता है और कोई क्राफ्टमैन ही जो है इसे बनाता है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्शंस हाथ के ज़रिए जो है ऐसे ही छोटे छोटे वर्कशॉप के अंदर हुआ करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्शंस हैं उसका मैक्सिमम पोर्शंस जो है ऐसे ही क्राफ्टमैन के ज़रिए वर्कशॉप के अंदर हुआ करते थे। थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज़ थे जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास थे। लेकिन 1890 के डेकेड में रेलवे का एक्सपेंशन हुआ और रेलवे के एक्सपेंशन की वजह से जो है इंडस्ट्रीज़ भी जो है वहाँ बढ़ने लगी, इंडस्ट्री का ग्रोथ होने लगा। अब कहेंगे कि रेलवे के एक्सपेंशन से इंडस्ट्री का क्या लेना देना है, इंडस्ट्री के एक्सपेंशन का इससे क्या लेना देना है, इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ से इसका क्या लेना देना है। दोनों में जो है क्लोज कनेक्शन है। इंडस्ट्री वही फ्लोरिश कर सकती है जहां ट्रांसपोर्टेशंस का अच्छा इंतज़ाम हो। अब कहिएगा ट्रांसपोर्टेशंस का अच्छा इंतज़ाम क्या हो, कैसे हो, क्यों हो? तो जहां फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसका रॉ मटेरियल तो वहां अवेलेबल नहीं रहता है, रॉ मटेरियल तो बाहर से आता है। तो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। अब फिर रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्शंस हुआ, जो उत्पादन हुआ, उसको मार्केट में फिर भेजना है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशंस चाहिए। तो इसलिए फैक्ट्री वहीं पर लगाई जाती है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशंस का इंतज़ाम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री देखी होगी, जैसे आपने सुना होगा ब्रॉनी रिफाइनरी है, बिहार में ब्रॉनी रिफाइनरी है, जहाँ तेल को रिफ़ाइन किया जाता है, यानी पेट्रोल डीजल्स वगैरह निकाले जाते हैं, मोबिल निकाले जाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पेट्रोल निकलता है? नहीं ना, नहीं निकलता है। तो पेट्रोल बाहर से आता है और फिर यहाँ से रिफ़ाइन होकर हम लोगों तक पहुँचाया जाता है। हम लोग जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देखते हैं, डेली एलपीजी पर हम लोग खाना बनाते हैं, तो वो कहाँ से आता है? तो ब्रॉनी रिफाइनरी के अंदर बाहर से ट्रांसपोर्टेशंस के ज़रिए क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आया, फिर रिफ़ाइन होकर सब सेपरेट हुआ, और फिर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए देखते हो बड़े बड़े टैंकर चलते हैं रोड पर, जिस पर लिखा रहता है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और वही टैंकर के ज़रिए पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल लाया जाता है, फिर हम लोग अपनी गाड़ी में भराते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 1890 के डेकेड में जब रशिया के अंदर रेलवे का एक्सपेंशन हुआ तो इंडस्ट्रीज़ भी ग्रोथ करने लगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी निवेश। विदेशी निवेश कहने का मतलब ये है कि दूसरे देश की कंपनी जो है आकर अपना पैसा, अपना कैपिटल हमारे देश में लगाने लगे, हमारे देश में अपने पैसे से फैक्ट्री खोलने लगे। जैसे एप्पल की कंपनी आकर हिंदुस्तान में अपनी कंपनी खोली, मोबाइल बनाती है। सैमसंग की कंपनी आकर इंडिया में नोएडा के अंदर कंपनी खोली, मोबाइल बनाती है। होंडा जापान की कंपनी आकर हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं अपना होंडा मोटरसाइकिल बनाती है। तो इस तरह से जैसे जो विदेशी कंपनी आकर किस तरह हमारे देश में अपना पैसा लगाती है और इंडस्ट्री खोलती है, तो ठीक उसी तरह जो है रशिया के अंदर भी जब रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, उसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिली और दूसरे फैसिलिटीज़ मिले, तो उन्होंने वहाँ आकर फैक्ट्री खोला। और फैक्ट्री खोलने का नतीजा ये हुआ कि प्रोडक्शंस में लगातार बढ़ोतरी हुई। अगर सिर्फ एग्जांपल के तौर पर हम कोयला को ले लें, कोल को ले लें, तो उसका प्रोडक्शंस डबल हो गया। आयरन और स्टील को ले लें तो क्वाड्रिपल हो गया, यानी चौगुना हो गया। वैसे भी रशिया के अंदर आयरन ओर्स और क्या कहते हैं
स्टील के ओर्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिला करते थे, सिर्फ उनको एक्सट्रैक्ट करना था, यानी ज़मीन के अंदर से निकालना था, प्यूरिफाई करना था, बनाना था और मार्केट में बेचना था। तो इसका प्रोडक्शंस, कोल का प्रोडक्शंस डबल हो गया और स्टील और आयरन का जो प्रोडक्शंस है क्वाड्रिपल हो गया, चौगुना हो गया। तो इस तरह से ये जो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ के दूसरे सेक्टर्स में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब लेबर का भी जो रेशियो है वो बढ़ने लगा। अब 1900 तक आते आते जितने लेबर उन छोटे छोटे वर्कशॉप्स के अंदर वर्क किया करते थे, अप्रॉक्स उतने ही वर्कर्स जो है क्या कहते हैं फैक्ट्रीज़ में काम किया करते थे। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि ज़्यादा प्रोडक्शंस कहाँ होता था, वर्कशॉप में होता था, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लेबर वहाँ थे। लेकिन 1900 तक आते आते ये सिचुएशंस रिवर्स हो गई और अब जो है ये रेशियो जो है इक्वल हो गया, यानी 10 मजदूर वर्कशॉप में काम करते थे तो 10 फैक्ट्रीज़ के अंदर भी काम किया करते थे। लेकिन फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करने की एक और वजह थी, वो वजह थी कि एग्रीकल्चर से जो है लेबर लोगों का मन उब गया था। हमने बताया था ना कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था, समान नहीं था, तो बहुत सारे पिजेंट्स की जो कंडीशंस थी हाफ स्लेव, अर्धदास के जैसी थी। तो जिनकी कंडीशन ऐसी थी तो वो फ्री होने के लिए, फ्री होकर काम करने के लिए वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट हुए और वहाँ मजदूरी करने लगे। वो सोचे कि जैसा वहाँ मजदूरी करना तो ऐसा है यहाँ फ्री इन्वायरमेंट में हम लोग मजदूरी करते हैं। लेकिन जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगी थी वो सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और आप जानते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो उसका एक ही पर्पस होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी अगर 1 रुपया उसने लगाया है तो वो चाहेगा कि उसकी प्रॉफिट्स जो है 1 रुपया हो, यानी 1 रुपया लगाए तो मार्केट से 2 रुपया वो अर्न हो सके और मैक्सिमम जितना हो सके, तो मैक्सिमाइज। अब इस थ्योरी को आप कार्ल मार्क्स से रिलेट कीजिए और सोचिए कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था। तो आपको याद होगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर किसी चीज़ से मतलब है तो वो है सिर्फ प्रॉफिट से, मुनाफा से। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उनको एक ही चीज़ से मतलब था कि कैसे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो इंडस्ट्रीज़ खुल रही थी, क्या गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं था? नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल था इसके ऊपर। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ के लिए मिनिमम वेजेस तय कर रखे थे कि इतना से कम नहीं दिया जा सकता है। मिनिमम वेजेस कहते हैं न्यूनतम मजदूरी को, कि उससे कम मजदूरी जो है किसी को नहीं दिया जा सकता है। जैसे इंडिया के अंदर है 372 रुपया, 372 रुपये से कम किसी को मजदूरी नहीं दिया जा सकता है। और अगर कम मजदूरी देगा और वो कंप्लेन पुलिस में कर देगा तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, यानी कानूनन जुर्म है उससे कम देना। तो वो हो गया। उसके अलावा उसने जो वर्किंग आवर होते हैं उसे भी फिक्स कर दिया था। उसके अलावा जो भी चीज़ें थी, टर्म एंड कंडीशन, सारे चीज़ों को फिक्स कर दिया था। साथ ही साथ इनकी मॉनिटरिंग के लिए एक ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिया था। लेकिन जो कंपनी वाले थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका तो एक ही मकसद था कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। इसलिए वो ऐसे ऑफिसर्स को जिनको डिप्यूट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इन लेबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, वो लेबर के जो है वेलफेयर्स के लिए काम करें, वो इस बात को देखें कि इंडस्ट्रियलिस्ट इन लेबर का एक्सप्लॉइटेशंस नहीं करें, उसी ऑफिसर्स को जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी ओर मिला लेता है, लालच देकर, घूस देकर या किसी भी तरीके से मिला लेता है। और जो गवर्नमेंट नियम बनाए होते हैं एक को भी इम्प्लीमेंटेड नहीं होने देता है। फैक्ट्रीज़ के अंदर 16-16 घंटे
काम कराए जाते थे। 12 से 14 घंटे का शिफ्ट तो जनरल था, उतना काम होता ही था, और मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जाते थे। यानी इस तरह से कि क्या कहते हैं कि इन मज़दूरों का एक्सप्लॉयटेशंस किया जाता था, शोषण किया जाता था। आप कार्ल मार्क्स को फिर याद करें और फिर इस इंसिडेंट को कार्ल मार्क्स से जोड़ें कि किस तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये फैक्ट्री जो मुनाफा कमा रही है वो मज़दूरों का शोषण करके, मज़दूरों का एक्सप्लॉयटेशंस करके कर रही है, और वो जो अपना कैपिटल ग्रोथ कर रही है वो मज़दूरों का शोषण करके कर रही है। तो ये चीज़ रशिया में जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो किस तरह से सारे लॉज को ताक पर रखकर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलाकर क्या कहते हैं, वो मज़दूरों का एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, और मज़दूरों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई ठीक ठाक इंतज़ाम नहीं करते। जैसे आज हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने स्टाफ को रहने के लिए फ्लैट देती है, आने जाने के लिए कार देती है, कैब देती है, डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग जो है फैसिलिटीज़ देती है। लेकिन उस टाइम में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपने लेबर को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देते थे। हाँ, उनको सिर्फ रहने का इंतज़ाम कर देते थे, और रहने का इंतज़ाम जो है वो डॉर्मेट्री सिस्टम था। यानी एक बड़ा हॉल होता था, एक लाइन से 50 बेड लग गया, अब उसी 50 बेड पर सब मज़दूर का एक एक बेड फिक्स है और उस पर सबको सोना है। लेकिन इसमें भी जो है एक बेड पर जो है शिफ्ट वाइज लोग सोते थे। शिफ्ट वाइज आप कैसे कहिएगा कि जिसकी नाइट में जॉब है उस बेड पर वो दिन में सोता था, और जिसका जॉब दिन में है वो नाइट में उस बेड के ऊपर सोता था। मतलब एक आदमी उस बेड पर से सोकर उठा तो दूसरा आदमी उस बेड पर के ऊपर सोया। तो इस तरह से जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस थे, और क्या कहते हैं, लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस था, फैक्ट्रीज़ के अंदर लेबर का एक्सप्लॉयटेशंस था, ये सब चीज़ें थी जो एक फर्टाइल इकोनॉमिक ग्राउंड अवेलेबल करा रही थी सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को फ्लोरिश करने के लिए, उसके फैलाव के लिए, उसके फल फूलने के लिए। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस ने एक फर्टाइल ग्राउंड अवेलेबल कराया सोशलिज्म आइडियोलॉजी के लिए रशिया के अंदर, ठीक वैसे ही या कैसे एक वहाँ की सोसाइटी भी जो है हेल्पफुल हो रही थी सोशलिज्म आइडियोलॉजी के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं सोसाइटी इन रशिया। थैंक यू।